नमस्कार दोस्तों, आपको अम्ल और क्षारक और लवण इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो 10वीं क्लास के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो के अंदर जितने भी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी साथ साथ चर्चा करूँगा, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और यदि दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके ही भाई का चैनल है। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका जो लेसन है इसका नाम अम्ल, क्षार और लवण है। तो इस लेसन के अंदर हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अम्ल, क्षार और लवण दैनिक जीवन के अंदर जितने भी जो रसायन हम काम में लेते हैं वो अधिकतर अम्ल, क्षार और लवण ही होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अम्ल और क्षार की बात करें तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे अम्ल हैं, और जो कड़वे होते हैं वो क्षार होते हैं। और अम्ल और क्षार में अगर हम अंतर देखें तो इस प्रकार इसका अंतर है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं। अम्ल को छूने पर वो चिकने नहीं लगते हैं, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो छूने पर चिकने लगते हैं। जिस प्रकार साबुन होती है, साबुन की तरह क्षारक चिकने होते हैं, क्योंकि जो साबुन है वो भी एक प्रकार की क्षारीय प्रकृति की होती है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अम्ल को जल में घोलने पर ये H+ आयन देते हैं, जबकि क्षारक को जल में घोलने पर ये OH- आयन देते हैं। तो ये तो अम्ल और क्षारक में कुछ अंतर थे। दोस्तों, इसके बाद में आता है सूचक। क्या होते हैं सूचक? वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल, क्षारक इनका हम पता लगाते हैं, यानी कि किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को मापने वाले पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। सूचक प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार से हो सकते हैं। प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस पत्थर, हल्दी, प्याज, गुड़हल के पुष्प, ये सारे के सारे प्राकृतिक सूचक हैं। और कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक की बात करें तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए, इस लेसन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इसके अंदर अम्ल, क्षार एवं लवण वाले जो लेसन है, और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। तो संश्लेषित सूचक मैंने आपको बता दिए हैं, फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज, ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया का समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। तो जिंक धातु की अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो ये क्रिया इस प्रकार होगी, Zn + NaOH क्रिया करके Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा क्या है? दोस्तों, अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है तो उससे निकलने वाली जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें हैं, ये गैसें जो वर्षा का जल है उससे क्रिया कर लेती हैं और वर्षा के जल के साथ ये क्रिया करके अम्ल बनाती हैं, जिससे वर्षा के जल का जो pH मान है वो 5.5 से कम हो जाता है। तो इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा पेड़ पौधे और जंतु दोनों के लिए ही घातक है। इसके बाद में अगला देखो, pH क्या है? और pH स्केल बनाइए और pH का दैनिक जीवन में महत्व, इसके बारे में हम आगे पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद में क्लोरो-क्षार अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का उपयोग लिखिए। इसके बाद में निम्न के सूत्र निर्माण का समीकरण और उपयोग
ये आपको लिखने हैं। विरंजक चूर्ण, जिसका जो व्यापारिक नाम है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। फिर उसके बाद में आता है बेकिंग सोडा, और फिर उसके बाद में धोने का सोडा, और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर लास्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया का समीकरण। तो दोस्तों इनको हम डिटेल से हम इस प्रकार पढ़ेंगे। डिटेल से इसको पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमने जो लिटमस पत्र की जो बात की है, लिटमस पत्र क्या है। देखिए, लिटमस पत्र जो होता है वो बैंगनी रंग का एक विलयन है। ये थैलोफाइटा जो समूह है उसके पादप से, जो लीचेन नामक पादप है उससे प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब इसके बाद अम्ल, क्षारक और लवण, इन तीनों के कुछ रासायनिक गुण हैं। तो पहले हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अम्ल और क्षारक दोनों ही है धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है, अम्ल की क्रिया अगर धातु से करवाएं तो ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक के टुकड़े यानी दानेदार जिंक के टुकड़े पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, उत्पन्न गैस की जांच कैसे की जाती है। तो इसके लिए हम पहले तो इसका समीकरण देख लेते हैं। Zn प्लस H2SO4 और क्रिया करके ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो ये समीकरण है। अब इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले एक फ्लास्क लेना होगा और उस फ्लास्क के अंदर हम जिंक के दानेदार जो जिंक है उसके टुकड़े डालेंगे। उसमें एक परखनली और धागे से बांधकर हम लटकाएंगे। उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसके अंदर, और फिर निकास नली लगा के या गैस नली लगा के और इस उपकरण को या इस फ्लास्क को पूर्णतया वायुरोधी कर दिया जाता है। अब जो परखनली के अंदर गैस नली का जो दूसरा सिरा है वो सिरा हम साबुन के विलयन से भरे पात्र के अंदर गैस नली है उसका दूसरा सिरा हम डुबो देते हैं। साबुन का जो विलयन है उससे क्या होगा कि जो निकलने वाली गैस होगी वो साबुन के विलयन से बुलबुलों का निर्माण कर देगी। अब जैसे ही हम जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको उस जो जिंक के टुकड़े हैं, दानेदार जिंक है, उस पर उसको डाला जाता है, और जैसे ही हम उसको डालेंगे तो अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होने पर जो गैस उत्पन्न होगी वो निकास नली के माध्यम से जो साबुन से भरे पानी के अंदर आएगी, और वहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो हल्की गैस होने के कारण बुलबुले बनेंगे, और वो बुलबुले जो बाहर की तरफ ऊपर उठने लगेंगे। और यदि हम इसकी जांच करना चाहते हैं तो अगर हम उस बुलबुले के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती लेकर आते हैं तो ये फटफट या पोप ध्वनि के साथ फटते हैं। तो इस पोप ध्वनि से हम ये पता लगा लेते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए वो पोप ध्वनि उत्पन्न होती है। अब दूसरा आता है धातु की क्षारक से क्रिया। तो धातु से क्षारक की क्रिया हम करवाते हैं। तो जैसे हमने अभी जो धातु लिया है, जिंक धातु लिया है, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी हम जिंक की ही धातु ले लेते हैं। तो जिंक धातु की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएं, NaOH जो कि एक प्रबल क्षारक है, तो Zn प्लस NaOH इससे हम क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 ये बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी H2। अम्ल और क्षारक की धातु से क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर अम्ल और क्षारक दोनों परस्पर क्रिया करें, मतलब एक दूसरे से ही क्रिया करें, तो ये अपने अपने गुण खो देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। परिभाषा के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका जो हम अगर समीकरण लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, HCl प्लस NaOH क्रिया करके NaCl प्लस H2O। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया हो जाती है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक देखिए, वो अगला टॉपिक क्या है, धातु कार्बोनेट 2 की क्रिया अगर हम अम्ल से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, इसकी क्रिया अगर हम अम्ल से करवाएं, HCl से करवाएं तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस CO2, NaCl प्लस CO2, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी हम जांच कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच किस प्रकार की जाती है, तो हम इसकी जांच कर सकते हैं।
देखिए इसमें जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से करवाई है, तो HCl से करवाई तो एक तो क्या बन गया, जो NaCl है वो बना है, और एक जल का अणु बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, मतलब ये जो गैस बनी है ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है या नहीं होती है, इसकी हम जांच कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो बुझा हुआ चूना है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, तो उस का जो विलयन है, जो चूने का पानी है, उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो ये दूधिया जो रंग हो रहा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो बनने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही। अम्लों के धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। अधातु आ रहा है इसमें पहले, तो इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। कि धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो उभयधर्मी भी होती है। कुछ धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अगर हम उभयधर्मी की बात करें कि उभयधर्मी होता क्या है, देखिए दोस्तों, यदि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं, यदि उनकी अम्ल से क्रिया करवाएं तो भी लवण और जल बनते हैं, और क्षारक से क्रिया करवाएं तो भी लवण और जल ही बनते हैं। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसके अलावा जेडेनो जिंक ऑक्साइड ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। इनकी क्रिया चाहे अम्ल से करवाओ चाहे क्षारक से करवाओ, दोनों ही कंडीशन के अंदर जल और लवण ही बनते हैं। अभिक्रिया का समीकरण आप यहाँ देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। इन तीनों में समानता क्या है, उनका जलीय विलयन विद्युत का चालन किस प्रकार करता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हमने ये बात की थी कि अगर अम्ल को जल में घोला जाता है तो ये H+ आयन देता है, और क्षारक को जल में घोला जाता है तो वो OH- आयन देता है, और इन मुक्त आयनों के कारण ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें H+ आयन होने के बावजूद भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे अल्कोहल और ग्लूकोज, इसमें H+ आयन भी है, मतलब हाइड्रोजन भी है, फिर भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि इसमें जो H+ आयन है वो मुक्त नहीं होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका इस प्रकार ये चित्र हम देख सकते हैं, जिसमें एक पात्र है और इसमें ये दो एक प्लास्टिक का ढक्कन लेके उसके दोनों तरफ हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए या लोहे की कील लगा दी है, और लोहे की कील लगा के उन दोनों कीलों को हम बैटरी और सेल से जोड़ दिया, और एक बल्ब भी हमने लगा दिया है। अब कुंजी को चालू करते हैं। अगर इस जो पात्र है, इस पात्र के अंदर अगर अल्कोहल और ग्लूकोज का विलयन भरा हुआ है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी मात्रा में अगर हम अम्ल डाल देते हैं या क्षारक डाल देते हैं तो ये बल्ब जलेगा, क्योंकि ये जो विलयन होते हैं, जो अम्ल, क्षार और लवण, इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है।